नमस्कार। आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दूसरे भाग में मैं आपको गर्भिणी के खनिज लवणों या मिनरल्स की मांग या आवश्यकता के बारे में बताऊंगी। जैसा कि विदित है, खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं। अकार्बनिक से मतलब है कि इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा कार्बनिक तत्व हैं, जबकि मिनरल्स जो हैं वह अकार्बनिक तत्व होते हैं। पोषक तत्वों की वर्गीकरण में यह सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, परंतु शरीर के बहुत से महत्वपूर्ण निर्माणात्मक कार्यों, जिनको कि हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस, तथा नियामक कार्यों, रेगुलेटरी फंक्शंस में इनकी अहम भूमिका है। निर्माणात्मक कार्यों यानी बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस के अंतर्गत खनिज लवण अस्थियों और दांतों के निर्माण, पेशीय ऊतकों एवं तंत्रिका ऊतकों के निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण आदि का कार्य करते हैं। इसी तरह नियामक कार्यों यानी रेगुलेटरी फंक्शंस के अंतर्गत शरीर का अम्ल क्षार संतुलन, हृदय की धड़कन, रक्त का थक्का जमना और नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य के लिए भी यह महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था में 3 खनिज लवण जिनकी आवश्यकता गर्भिणी को स्वयं व गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कैल्शियम, लौह लवण और आयोडीन के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। हालांकि अन्य खनिज लवण भी गर्भावस्था में उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि यह तीनों, परंतु अगर हम भोज्य स्रोतों से इनकी प्राप्ति कर लेते हैं तो अधिकांशतः खनिज लवणों की पूर्ति स्वतः हो जाती है। आज के वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था में खनिज लवणों की मांग के अंतर्गत कैल्शियम, लौह लवण और आयोडीन की मांग, आईसीएमआर द्वारा इनकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा, आवश्यकता में वृद्धि के कारण इन खनिज लवणों की कमी का गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव और इनकी प्राप्ति के उच्च भोज्य स्रोतों के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको कैल्शियम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कैल्शियम गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य, उनके वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। कैल्शियम का हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अस्थियों और दांतों के निर्माण, उनके रखरखाव और मजबूती में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही नहीं, कोमल तंतुओं, रक्त के सीरम और अन्य तरल पदार्थों में भी कैल्शियम अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य करता है। गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता और इसकी कमी के
प्रभाव के बारे में मैं आपको बताऊंगी। गर्भावस्था में स्वयं के लिए तथा गर्भस्थ शिशु के लिए महिला को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम भोज्य स्रोतों से प्राप्त करना आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु की अस्थियों और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है। गर्भावस्था में अपनी कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भ्रूण अपनी माता के शरीर से कैल्शियम अवशोषित करता है। गर्भकाल के अंतिम 3 महीनों में कैल्शियम की मांग गर्भस्थ शिशु के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवधि में भ्रूण का विकास तीव्र गति से होता है। यदि गर्भवती माता को आहार में कैल्शियम की आपूर्ति नहीं होती तो गर्भस्थ शिशु माता की हड्डियों और शरीर में संग्रहित कैल्शियम का अवशोषण कर लेता है। परिणाम स्वरूप गर्भिणी की हड्डियां या अस्थियां मृदुल या नरम भी हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर हो जाने के कारण शरीर का भार भी कई बार सहन नहीं कर पाती और ज़रा सी चोट लगने अथवा गिरने पर टूट जाती हैं। इस रोग को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं या अस्थि मृदुलता। गर्भावस्था के 30वें सप्ताह के उपरांत भ्रूण को माता के शरीर से 2/3 कैल्शियम का स्थानांतरण हो जाता है। अगर माता के आहार में पर्याप्त कैल्शियम है तो भ्रूण की हड्डियों का 80% कैल्शियम माता के आहार से और शेष 20% माता के शरीर में संग्रहित कैल्शियम से होता है। विटामिन डी की उपलब्धता कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देती है। संपूर्ण गर्भावस्था में शिशु 30 ग्राम कैल्शियम अपनी माता के शरीर से अवशोषित करता है। अतः गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना अनिवार्य है, अथवा गर्भिणी की अस्थियों और दांतों पर दुष्प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु अपनी वृद्धि के लिए माता के शरीर से कैल्शियम खींच लेता है या अवशोषित कर लेता है। साथ ही प्रसव के समय मां को कई कठिनाइयों और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। कैल्शियम की कमी से गर्भवती की श्रोणि मेखला, जिसको कि हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, संकुचित हो जाती है और उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है, जिससे प्रसव दुस्साध्य और कष्टकर हो जाता है। इसके फलस्वरूप कई बार शल्य क्रिया या सिजेरियन से प्रसव करवाना पड़ता है। दांतों और अस्थियों के स्वास्थ्य और विकास और वृद्धि के अतिरिक्त गर्भावधि में कई बार महिलाओं को पैरों व घुटनों की पिंडलियों में भी पीड़ादायक ऐंठन होती है। यह भी कैल्शियम की कमी से होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैल्शियम के नियामक कार्यों में एक कार्य था कि उसको मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण में नियंत्रण करना पड़ता है, और इस मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण में वो अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम गर्भिणी के स्वयं के स्वास्थ्य और शिशु के स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए ICMR द्वारा कैल्शियम की दैनिक प्रस्तावित मात्रा के अंतर्गत गर्भिणी की कैल्शियम की मात्रा को दुगना कर दिया जाता है। सामान्य महिला
के लिए आईसीएमआर द्वारा 600 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की प्रस्तावित मात्रा है और गर्भावस्था में यह बढ़कर 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन यानी दुगनी हो जाती है। महिलाओं की शारीरिक क्रियाशीलता का उनकी कैल्शियम आवश्यकता पर प्रभाव नहीं पड़ता। कैल्शियम आवश्यकता की मांग गर्भावस्था और धात्रीवस्था में बढ़ जाती है। अतः आईसीएमआर के आहार विशेषज्ञों ने गर्भावस्था में 600 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा प्रस्तावित की है। इससे भ्रूण की कैल्शियम की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही माता की अस्थियों और दांतों पर कुप्रभाव नहीं पड़ता और धात्री अवस्था के लिए भी कैल्शियम संग्रहित हो जाता है। अतः ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया को रोकने, पर्याप्त दुग्ध स्राव एवं गर्भस्थ शिशु के उचित हड्डियों और दांतों के विकास के लिए गर्भावस्था में पर्याप्त कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थों को गर्भवती माता द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता। कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत। दूध कैल्शियम प्राप्ति का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। दूध में उपस्थित कैल्शियम का अवशोषण शरीर में पूर्ण रूप से हो जाता है। दूध से बने व्यंजन जैसे दही, छाछ, खोआ, पनीर, चीज़ आदि भी कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां और तिल में भी कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अनाजों में बाजरा और रागी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। सोयाबीन, साबुत दालें, खसखस, खजूर का गुड़ और समुद्री मछलियां भी कैल्शियम की अच्छी स्रोत हैं। जहाँ तक संभव हो गर्भिणी को इन सभी भोज्य स्रोतों से शरीर की कैल्शियम की आपूर्ति करनी चाहिए। यानी उसको दूध, दही, पनीर के बने व्यंजन, चीज़, इसके अतिरिक्त साबुत दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां और मेवों से जहाँ तक संभव हो कैल्शियम की प्राप्ति करनी चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स या कैल्शियम की गोलियां जहाँ तक हो उसे अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि डॉक्टर उन्हें लेने की सलाह नहीं देता। भोज्य स्रोतों से प्राप्त कैल्शियम आसानी से अवशोषित हो जाता है और उसका कोई साइड रिएक्शन भी नहीं होता। अगला खनिज लवण जो गर्भिणी के लिए महत्वपूर्ण है वो है लौह लवण। लौह लवण गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु दोनों के वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भस्थ शिशु तथा प्लेसेंटा के उचित वृद्धि व विकास तथा हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए यह अति आवश्यक है। यही नहीं, माँ द्वारा गर्भस्थ शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँचाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त शिशु के मानसिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी लौह लवण अति आवश्यक है। शिशु जन्म के समय उच्च हीमोग्लोबिन स्तर के साथ पैदा होता है जो कम से कम 18 से 22 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml होता है। जन्म के समय शिशु के शरीर में 300 मिलीग्राम लोहा संग्रहित होता है। उसके यकृत में
इतना लोहा संग्रहित होता है कि 3 से 6 महीने के लिए उसके पोषण के लिए यह पर्याप्त है। उसकी प्लेसेंटा या अपरा में भी 70 मिलीग्राम लोहा संग्रहित होता है। भ्रूण और प्लेसेंटा की वृद्धि और विकास के लिए लौह लवण अति आवश्यक है। गर्भावस्था में लौह लवण की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता तो होती ही है, इसके साथ साथ मातृ मृत्यु दर, समय से पूर्व प्रसव, कम वजन वाले शिशु, मृत शिशु और शिशु मृत्यु दर जैसी गंभीर परिणाम भी होते हैं। यही नहीं, इसकी कमी से शिशुओं में संक्रमण की अधिक संभावना और कम बौद्धिक क्षमता वाले शिशु, जिन्हें अधिगम या सीखने में बाधा उत्पन्न होती है, पैदा होने की संभावना होती है। गर्भावस्था में भ्रूण और प्लेसेंटा की वृद्धि और विकास के लिए क्योंकि लौह लवण अति आवश्यक है, अतः गर्भिणी को पर्याप्त मात्रा में लौह लवण भोज्य स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। लौह लवण की आवश्यकता में वृद्धि का एक और कारण है गर्भिणी के रक्त की मात्रा और आयतन में भी वृद्धि, जो गर्भावस्था में 40 से 50% तक हो जाती है। इसके लिए उसे 400 मिलीग्राम अतिरिक्त लौह लवण की आवश्यकता होती है। यही नहीं, प्रसव के समय भी रक्त के साथ कम से कम 20 मिलीग्राम लौह लवण का निष्कासन होता है। गर्भावस्था में उसके पसीने और त्वचा से भी करीबन 170 मिलीग्राम लौह लवण का ह्रास हो जाता है। अतः गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु दोनों के उत्तम स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के लिए गर्भिणी को पर्याप्त मात्रा में लौह लवण लेना आवश्यक है। आईसीएमआर द्वारा लौह लवण की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। आईसीएमआर ने सामान्य भारतीय महिला के लिए 21 मिलीग्राम लौह लवण की मात्रा प्रस्तावित की है। गर्भावस्था में यह बढ़कर 35 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। अतः गर्भावस्था में उसे 14 मिलीग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त लौह लवण की आवश्यकता होती है। महिला को गर्भधारण से पूर्व भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह रक्त अल्पता या एनीमिया से ग्रसित न हो, क्योंकि गर्भधारण उपरांत उसे लौह लवण की संपूर्ण पूर्ति करना कठिन हो सकता है। गर्भधारण से पूर्व उसके शरीर में कम से कम 30 मिलीग्राम लौह लवण संग्रहित होना चाहिए। गर्भस्थ शिशु मां के शरीर से लोहा अवशोषित करता है, और यदि मां के शरीर में लौह लवण के संग्रहण और आहार में पर्याप्त लौह लवण नहीं होगा तो शिशु माता के शरीर से लौह लवण खींच लेगा या अवशोषित करेगा। फलस्वरूप मां गंभीर रक्त अल्पता की शिकार हो जाएगी। इसके अतिरिक्त लौह लवण का पर्याप्त सेवन कम वजन के शिशु, जिसे हम लो बर्थ वेट बेबीज कहते हैं, तथा समय पूर्व प्रसव से भी बचाता है। लौह लवण प्राप्ति के स्रोत। यकृत, लाल मांस, सूखी फलियां, काला तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे का पीला भाग, गुड़ लौह लवण के उच्च स्रोत हैं। इसके अलावा
लौह लवण से फोर्टिफाइड अनाज से भी लोहा प्राप्त होता है। गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में गर्भिणी के शरीर में लौह लवण की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए उसे लौह लवण की गोलियां लेनी चाहिए, क्योंकि इस अवधि में आहार के माध्यम से लोहे की आपूर्ति नहीं हो पाती। जिन गर्भिणियों का आहार पूर्णतः शाकाहारी होता है, उन्हें लौह लवण की गोलियां लेने की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त लौह लवण की जैव उपलब्धता या बायो अवेलेबिलिटी और अवशोषण प्राणिज स्रोतों से प्राप्त लौह लवण की तुलना में कम होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ जैसे आंवला, अमरूद, नींबू लौह लवण के अवशोषण को बढ़ा देते हैं, इसलिए गर्भिणी को लौह लवण की गोलियां लेते समय साथ में विटामिन सी का भी स्रोत लेना चाहिए। चाय, कॉफी आदि लौह लवण के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, अतः गर्भिणी को भोजन से तुरंत पहले या बाद में चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको गर्भावस्था में आयोडीन के महत्व, उसके कार्य, प्राप्ति के स्रोत और दैनिक आवश्यकता के बारे में बताऊंगी। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। हालांकि इसकी आवश्यकता हमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है, यानी इसकी आवश्यकता हमें माइक्रोग्राम्स में पड़ती है, परंतु कार्य की दृष्टि से यह अत्यंत ही उच्च मूल्य का महत्वपूर्ण खनिज लवण है तथा गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है तथा उनके स्वास्थ्य तथा वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन का मुख्य अवयव है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। गर्भावस्था में आयोडीन की आवश्यकता और इसकी कमी के प्रभाव के बारे में बात करें तो आयोडीन भ्रूण की वृद्धि विकास के साथ साथ मातृ थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। आयोडीन गर्भस्थ शिशु के पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भावस्था में इसकी कमी से शिशु मानसिक रूप से अपंग और शारीरिक रूप से दुर्बल हो सकता है। आयोडीन की कमी से महिलाओं में गर्भपात और मृत शिशु जन्म की संभावना बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी से गर्भवती में घेंगा रोग हो जाता है, जिसे हम गलगंड या गॉइटर भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आयोडीन की मांग बढ़ने के कारण उसे गलगंड या घेंगा रोग होने की संभावना अधिक होती है। जिन गर्भिणियों में आयोडीन की अत्यधिक कमी होती है, उनमें पर्याप्त थायराइड हार्मोन का स्रावन न होने के कारण उनके शिशुओं में क्रेटिनिज्म नामक रोग भी हो जाता है। ऐसे बच्चे मानसिक रूप से विकलांग होते हैं और उनका शारीरिक गठन भी सामान्य से बहुत छोटा होता है, यानी उनमें बौनापन होता है। ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता में भी बहुत कमी होती है, यानी वह मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सामान्य बच्चों की तरह सीख नहीं पाते। अतः गर्भिणी को
अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन युक्त भोज्य पदार्थों का समावेश करना आवश्यक होता है, क्योंकि वह उसके और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए अति आवश्यक है। आईसीएमआर द्वारा आयोडीन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। सामान्य महिला के लिए आईसीएमआर ने प्रतिदिन 100 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा प्रस्तावित की है। गर्भिणी के लिए यह आवश्यकता बढ़कर अतिरिक्त उसे 25 ग्राम प्रतिदिन लेनी होती है। यानी कि जो महिला सामान्य अवस्था में 100 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन अपने आहार से प्राप्त करती है, उसे गर्भावस्था में अतिरिक्त, आप देखेंगे प्लस लिखा है, गर्भावस्था में अतिरिक्त 25 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब गर्भिणी इन्हें किन भोज्य स्रोतों से प्राप्त करें? हालांकि जिन स्थानों के पानी और भूमि में आयोडीन पाया जाता है, उन स्थानों पर उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समुद्र के जल में भी आयोडीन विद्यमान रहता है, अतः समुद्री नमक इसका बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अतिरिक्त समुद्री मछलियाँ या समुद्र में पाए जाने वाली घास भी आयोडीन प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत है। प्राकृतिक स्रोतों में अनाज, दालें, दूध, अंडा, मांस में भी आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक आहार में शामिल करने से आयोडीन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, अतः गर्भिणी को सामान्य या सेंधा नमक खाने के बजाय आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे भोज्य स्रोतों से आयोडीन प्राप्त नहीं हो रहा है तो नमक जो कि आयोडीन से फोर्टिफाइड होता है, उसको लेने से उसकी आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में 3 खनिज लवण, लौह लवण, कैल्शियम और आयोडीन के महत्व, उनकी प्राप्ति के स्रोत और दैनिक आवश्यकता के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। आशा करती हूँ यह ना सिर्फ आपके सिलेबस में आपकी मदद करेगा, बल्कि आप इसको अपने दैनिक जीवन में भी अप्लाई करके लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।